चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी A2 की थर्ड क्लास होने के लिए जा रही है, सेपरेट या सेकंड। हमने A2 की जो एक क्लास कंडक्ट की थी सेपरेटली, क्योंकि हमने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली। बेसिक के बाद फिर हमने एडवांस कोडिंग की, हमने 6 क्लासेस कवर की। और उन 6 क्लासेस कवर करने के बाद हमने सेवन्थ क्लास AS की कंडक्ट की। हाँ, ये सेकंड क्लास है। और A2 की जो हमारी सेपरेट क्लास है उसके अंदर हमने पढ़ा था इंसर्शन, सॉर्ट और बाइनरी सर्च। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट और बाइनरी सर्च के डेफिनेटली और क्वेश्चंस है, लेकिन जब वो हम पूरे पूरे पास पेपर सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो फिर हम उसको एक बार फिर देख लेंगे। और बाइनरी सर्च दोबारा इस वजह से भी कवर होगा क्योंकि मैं रिकर्जन करवाऊंगा, और फिर रिकर्जन मुझे बाइनरी सर्च के साथ करवाऊंगा। तो रिकर्जन की बाइनरी ट्री के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन है, बाइनरी सर्च के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन, रिविजन्स होती रहेंगी। एनी केस, चलिए जी बिस्मिल्लाह। आवर टुडेज टॉपिक इज स्टैक यूजिंग यूनिटी एज वी डिस्कस्ड। इसकी सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज, एक जो एक मोटिवेशनल चीज है वो ये कि अगर आपने स्टैक एडीटी को यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का बेसिकली पर्पस क्या है कि इसके अंदर हम पॉइंटर की अप्रोच को अप्लाई करेंगे। जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, उसके अंदर हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। पॉइंटर्स पॉइंट करते हैं कि नेक्स्ट किस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है और किस जगह पे आपका लास्ट डेटा वैल्यू स्टोर्ड है, सो एंड सो। तो पॉइंटर्स इज द स्ट्रेंथ। सो इफ अगर हम आज के इस लेक्चर को समझ लेते हैं स्टैक के लिए, तो हमारे लिए क्यू को भी समझना आसान हो जाएगा, हमारे लिए बाइनरी ट्री को भी समझना आसान हो जाएगा, लिंक लिस्ट को भी समझना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके अंदर मिली जुली अप्रोच ही यूज होती है। So we will going to learn this topic with this motivation: stack using user defined data type, stack using implementing pointers. इसकी पीडीएफ मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट करके क्यों शेयर किया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 9608 में सर तुम्हारी पेपर 3 या पेपर 4 वाली बुकलेट के अंदर नहीं। ठीक है, अभी तक लकीली स्टैक के जो पेपर 4 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सिंपल स्टैक है, यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एन एरे। उसके अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज नहीं हुई, तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आप उसको यूनिटी के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए दें। सही है। हाँ, वो इसके अंदर आज के इस क्वेश्चन के अंदर हम सब कुछ सीखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले उसने यहाँ पे हमें कुछ नोट्स बना के देनी है, और उसके अंदर वो कह रहा है कि आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्रिएट स्टैक की एक पहले एक सब रूटीन रन करेगी तो स्टैक क्रिएट हो जाएगा। स्टैक क्रिएट होने के बाद हमारे पास कुछ नोट्स बनी हुई है यहाँ पे वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि जब आप सर्टेन पुश और पॉप फीचर्स परफॉर्म करोगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तो रिजल्टेंट लास्ट वैल्यूज जो है स्टैक के अंदर किस तरह से मौजूद होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि वैल्यूज को यहाँ से पुश कर रहे हैं और यहीं से पॉप कर रहे हैं। स्टैक में ये होता है, एक ही जगह से पुश करते हैं, एक जगह से। तो सबसे पहले अगर हम अली को पुश करते हैं तो हमारे पास यहाँ अली स्टोर हो जाएगा। ऊपर से यूं पुश किया तो बॉटम में आके यूं स्टोर हो गया। ठीक है, अली पुश किया, अली उसके बाद अली का हमने जैक को फेंका तो इसके ऊपर जैक आके स्टोर हो जाएगा। याद रहे कि हमारे पास एक पॉइंटर होता है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। स्टैक के अंदर जो भी सबसे टॉप पे चीज रखी हुई होती है उसको पॉइंट करना होता है, टॉप पॉइंटर। अब क्योंकि हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी लर्न करेंगे तो जो लास्ट आपकी वैल्यू होगी वो नीचे इसको पॉइंट कर रही होगी, ये चीज भी होती है। ठीक है, तो उसको खैर हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे कौन किसको पॉइंट कर रहा है, फिर इसको पहले सिंपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, टॉप को भी बाद में पॉइंट कर देंगे। जैक और अली को पुश किया, उसके ऊपर जैक को पुश किया, पॉप करेंगे तो कौन पॉप होगा? सबसे टॉप पे जैक रखा हुआ है, जैक पॉप हो जाएगा। पॉप होने का मतलब इसको हमने पॉइंटर को हमने नीचे कर दिया, उसका इमेज बाकी मौजूद रहेगा, टॉप हमारा नीचे आ गया। बैन को पुश करेंगे तो भी जैक की जगह पर आ जाएगा, टॉप ऊपर चला जाएगा। यही होता है ना। तो ये भी हमने थोड़ा सा इसको एक बार फिर रीप्रैक्टिस कर लिया। बैन के बाद हमने अहमद को पुश किया, अहमद यहाँ पर आ जाएगा। अहमद के बाद हमने जब दोबारा पॉप किया तो कौन पॉप होगा? अहमद पॉप हो जाएगा, यानी कि टॉप इधर पॉइंट करना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब हम दोबारा जतिंदर को पुश करेंगे तो जतिंदर कहाँ जाएगा? अहमद की जगह पर आ जाएगा जतिंदर। मैं शॉर्ट में जतिन लिख देता हूं। टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा इसको, सही है, सबसे टॉप पे। और चीज है वो ये कि जतिन इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, बेन के अंदर जो एड्रेस होगा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं जब अगला वाला पार्ट कर रहा हूँ, जब हम इस पूरी यूनिटी को इंप्लीमेंट करेंगे ना तो और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और जो हमारी नल वैल्यू है लास्ट, वो हमारी यहाँ पर मौजूद होगी।
पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इसका अगला वाला पार्ट, जैसे मैंने कहा ना कि हम इसको क्योंकि यूनिटी के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, पॉइंटर्स को हम यूज, ये बेसिकली इसके पॉइंटर्स हैं. सो जतिन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बेन, what is inside the pointer, how we use it, how it is used to initialize top of the stack pointer, free pointer, हम सारा समझेंगे आज. मजे की चीज है, इसको हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखेंगे. चलिए, ये आसान वाला पार्ट हम सबको आता था. अब हम आ जाते हैं यहाँ रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. उसने बोला हुआ है कि एक हमने रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पहले से, पहले से बना के दिया हुआ है. उसका नाम रखा हुआ है नोड. उसके अंदर दो उसकी फील्ड्स हैं, एक का नाम नेम रखा हुआ है और दूसरी फील्ड का नाम रखा हुआ है पॉइंटर. ठीक है. नीचे जाके उसने एक एरे डिक्लेयर की, उस एरे का उसने नाम रख दिया स्टैक. ठीक है. और स्टैक का, उसको स्टैक को डिक्लेयर किया एज अ नोड के तौर, नोड जिसको ऊपर डिफाइन किया हुआ है. तो इसका मतलब ये कि स्टैक के हर इंडेक्स के दो पोर्शन बन जाएंगे. हम इस यूनिटी को ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं. एरे की उसने जो लेंथ है वो 10 डिफाइन की, लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड 10, 1 से लेके 10. तो स्टैक 1 के ऊपर भी नेम और पॉइंटर दो पोर्शन बन गए होंगे, स्टैक 2 के ऊपर भी नेम और पॉइंटर. क्यों? क्योंकि नोड के तौर पे डिक्लेयर हुआ है. अगर ये चीज सबूर को या किसी को या कोई जो बच्चा हमारा मेरे रिकॉर्ड को सुने उसको समझ में ना आ रही हो, तो भाई पहले वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला लेक्चर सुन ले, वो हमारी एडवांस कोडिंग के अंदर मौजूद है, वो वहां से रिवाइज हो जाएगा. तो भाई ये चीज समझना और आसान. एनीवेज, हमने नोड के अंदर दो फील्ड्स डिफाइन की हुई हैं, और जब तुम नोड दोगे तुम किसी भी एरे को, तो एरे के हर इंडेक्स के दो पोर्शन बन जाएंगे. ठीक है ना. देखो एरे तो तुम वैसे जो ऑप्शन मैंने डिफरेंट क्लासेस के अंदर बना के दिखाई हुई है तुम्हें एरे, वो यूं बना के दिखाई हुई है इस तरह से, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. लेकिन लाजमी नहीं है, तुम एरे को यूं भी बना सकते हो. मुझे याद आ रहा है मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीरीज में ये बात की थी. आप उसको वर्टिकल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ये स्टैक एरे का इंडेक्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सो ऑन. लेकिन क्योंकि इसको तुमने नोड के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर स्ट्रिंग के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उसके वो हर एक इंडेक्स के दो पोर्शन बना. एक पोर्शन कहलाएगा उसका नेम, एक पोर्शन कहलाएगा उसका पॉइंटर, क्योंकि वो नोड के तौर पे डिक्लेयर है. सही है ना. दिस थिंग गोज लाइक दैट. यूनिटी के अंदर हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस की थी कि अगर कोई स्टैक किसी एरे को, किसी भी एरे को, उसका एरे का नाम कुछ भी है, अगर आप किसी ऐसे यूनिटी के तौर पे डिक्लेयर करते हो जिसकी 3 फील्ड्स हैं या 4 फील्ड्स हैं. एक हमने क्वेश्चन किया था स्टॉक आइटम वाला शुरू में यूनिटी, उसके अंदर 3 फील्ड्स बनी हुई थी, प्रोडक्ट कोड था और प्राइस था और नंबर इन स्टॉक था. याद आ रहा है वो क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. ए लेवल्स के अंदर जब हम यूनिटी या क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे एरेस के ऊपर, तो सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर होगी. कभी भी 2D एरे के ऊपर आप यूनिटी को अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जब आप 1 डायमेंशनल एरे के ऊपर यूनिटी इंप्लीमेंट करते हो तो एरे के हर एक इंडेक्स के 2, 3, 4, 5 पोर्शन बन रहे होते हैं. तो इमेजिन कि अगर आप 2D एरे के ऊपर यूनिटी अप्लाई करोगे, फिर आप हर उसके इंडेक्स के भी फर्दर पोर्शन बनाओगे, तो इट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा, यूनिटी इंप्लीमेंट क्लासेस इंप्लीमेंट हो सकती है 2 डायमेंशनल एरेस के ऊपर भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल एरेस के ऊपर भी हो सकती है. वी हैव 3 डायमेंशनल एरेस एज वेल. सही है. एक्स वाई एंड जी एक्सेस जस्ट लाइक अ क्यूब, अंदर भी बॉक्सेस होता है. खैर, कीपिंग इट सिंपल, यूनिटी हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे के लिए आएगा. सही है. चलिए जी, जैसे ही हम इस एरे को डिक्लेयर करेंगे एज अ नोड के तौर पे, तो हमारे पास ये नीचे शक्ल बन जाएगी, ये वाली. ठीक है. स्टैक एरे है. स्टैक एरे का ये इंडेक्स 1 है. इंडेक्स 1 के अंदर ये उसके, क्योंकि नोड के तौर पे डिक्लेयर हुआ है, तो नेम और पॉइंटर. ठीक है. तो अगर इसको थोड़ा और रिकॉल करवाऊं कि अगर मुझे स्टैक 1 के नेम के अंदर कोई वैल्यू डालनी है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्टैक 1 डॉट नेम. वेरी गुड. इस तरह से करके आप कुछ भी स्टोर करना होगा. आपको डॉट लगा के स्टोर करना होगा, तो अभी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. स्टैक 1 डॉट पॉइंटर के अंदर आप 4 स्टोर कर दो. पॉइंटर की डेटा टाइप इंटीजर है. सही है. नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है. ऑलराइट, सो यू गॉट माय पॉइंट. अच्छा, स्टैक को बनाने के अलावा उसने दो पॉइंटर्स और भी यहाँ पे शो किए हुए, दो वेरिएबल्स सॉरी और शेयर किया. एक है टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर. इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इट ऑलवेज पॉइंट्स एट द वैल्यू विच इज एट द टॉप ऑफ स्टैक. हमेशा स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू रखी हुई होगी उसको पॉइंट करेगा. अच्छा, वो सारे बच्चे जो AS और A2 पढ़ रहे हैं, A2 भी पढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, या वो बच्चे जो सिर्फ A2 पढ़ रहे हैं वो भी, तो स्टैक सिंपल है ना.
उसके अंदर फ्री पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर होता है, उसी को यूज करते ही वो हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब आप यूनिटी के थ्रू या क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे तो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट करेगा, टॉप स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ है, और फ्री पॉइंटर की जॉब है कि नेक्स्ट आपको डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। एडीटीज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना यूजिंग यूनिटी या यूजिंग क्लासेस, वो लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो या बाइनरी ट्री हो, बीटी हो, सबके अंदर फ्री पॉइंटर आपको मिलेगा। और फ्री पॉइंटर की डेफिनेशन एक नंबर की वो पूछ भी सकता है, क्या है? इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। कर सकता है, लेकिन हम यूनिटी के थ्रू जब इंप्लीमेंट करेंगे, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, सही। फ्री पॉइंटर इज द वेरिएबल व्हिच holds the value of the location where the next data can be stored, or it points towards the next memory location available, next available space. अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं create stack operation links all the nodes, initialize the top of the stack pointer and free pointer, complete the diagram to show the value of all the pointers and create stack has been। वो कह रहा है कि जब आपने stack बना दिया तो इसको initialize किया जाएगा। अगेन स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, इन सबके अंदर जब भी कभी हम स्टैक या क्यू या बाइनरी ट्री बनाते हैं तो उसके अंदर डेटा डालने से पहले उसको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है विद सुटेबल वैल्यूज। सबसे पहले हम नल वैल्यू को डिस्कस कर देते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। ये आपके जितने भी एडिटीज आएंगे सबके अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही हो। नल वैल्यू हम क्या चूज कर सकते हैं? नल वैल्यू हम चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स तुम्हारा 1 से शुरू हो रहा है तो तुम नल वैल्यू 0 ले सकते हो, जो आपकी अपर और लोअर बाउंड के अलावा वाले वैल्यू हो। लोअर बाउंड से नीचे की या अपर बाउंड से ऊपर की? नहीं, लाजमी नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे 11 भी ले सकते हो नल वैल्यू को, 0 भी ले सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं ले सकते, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन है जो हमने यूज करनी है। नल वैल्यू को हम स्पेसिफाई करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, स्टैक एम्प्टी के लिए, स्टैक फुल के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। हमने नल वैल्यू यहाँ पे 0 पोस्ट कर ली, क्योंकि हमारा इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है। अगर हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा होता, ये 1 2 3 4 इस तरह से आगे जा रहा होता, तो हमारी बेस्ट चॉइस होती नल वैल्यू की -1। ठीक है, राइट नाउ हमारा इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, नल वैल्यू हमने 1 ले ली, सॉरी 0 ले ली। अभी राइट नाउ क्योंकि हमारा स्टैक बिल्कुल इनिशियलाइज कर रहा है, स्टैक में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो हम टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर के अंदर 0 यानी कि नल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे कि अभी तक स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो 0 को पॉइंट आउट करना है। फ्री पॉइंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करना है, तो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इस वक्त हमारे पास होगा 1, तो ये 1 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, पेपर 4 में जाकर हम इसकी कोडिंग भी किया करेंगे, नीचे भी इसका प्रोग्राम आ रहा है सूडो कोड की फॉर्म में। क्यों करवा रहा हूँ सूडो कोड की फॉर्म में इस तरह से? क्योंकि पेपर 3 के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, और फ्री पॉइंटर पॉइंट करेगा उससे अगली अवेलेबल स्पेस की हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेरे पास अली, साद और सबूर, लेट्स सपोज अगर ये 3 नेम स्टोर होते हैं, गेस व्हाट, इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है? नीचे 4 होता है, इस पे 3 होता है, क्योंकि लास्ट इसको पॉइंट कर रहा होता है और ये नेक्स्ट अवेलेबल उसको पॉइंट कर रहा होता है। फ्री पॉइंटर का और टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर का क्या काम है? चलिए, अभी तो इनिशियलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। इसके अंदर स्टोर है हमारे पास 0 एज अ नल वैल्यू के तौर पे, और इसके अंदर स्टोर है 1। तो इनिशियलाइज, जैसे मैंने कहा कि स्टैक की इनिशियलाइजेशन हो गई, तो क्यू की भी करना आ जाएगी, बाइनरी ट्री की भी होनी है इसकी भी। पॉइंटर हमेशा जो पॉइंटर होगा ना, लेट्स सपोज अगर मैं स्टैक इंडेक्स 1 की बात करता हूँ, 1 का जो नेम है, नेम स्ट्रिंग, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है ना हमारे पास, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना बहुत आसान है, वो हम सबको पता है। डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड, इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं हम सारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। तो ये इस तरह से इनिशियलाइज हो जाएगा सारे। जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करोगे तो आप लूप चलाओगे, लूप चला के आप डॉट लगा के स्टैक ब्रैकेट में एक्स डॉट नेम करके सबको इनिशियलाइज करोगे, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड। सही, इट्स अ मस्ट। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपका एडीटी चल ही नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप यूजिंग यूडीटी रन ही नहीं हो सकता। उसकी उसकी फंक्शनैलिटी इस तरह की, देखो भी समझ में आ जाएगा। पॉइंटर में पता है तो वैल्यूज क्या डालते हो। अगर मैं स्टैक 1 के ऊपर हूं ना, और 1 के ऊपर मुझे यहाँ पे कोई भी नेम स्टोर करना है, इसका जो पॉइंटर होगा ना, हमेशा वो अगली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसको यूज इस तरह से करते हैं कि जब हम स्टैक 1 पे किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो जहां पे, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, जहां पे मैं डेटा स्टोर करूंगा ना, उसी का पॉइंटर मुझे बताएगा कि अगला डेटा तुम्हें कहां स्टोर करना। लेट्स सपोज अगर
मैं स्टैक 2 पे डेटा स्टोर करने के लिए जा रहा हूँ, तो 2 का पॉइंटर मुझे बताएगा कि आपने अगला डेटा कहाँ पे छोड़ा। So this is how they're connected. This is the reason कि हमने पीछे ना आगे इस तरह से एरोज बनाया, आगे आगे उसको पॉइंट करना है। तो इधर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। ऑफ कोर्स अब 10 के आगे 11 तो है नहीं, तो हम नल वैल्यू को यूज करेंगे। हमारी नल वैल्यू क्या है? तो 0। तो 10 के ऊपर जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो 10 का पॉइंटर हमें बताएगा कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, आपका स्टैक फुल हो गया। तो नल वैल्यू है 0, ये भी तो बताता है कि आपका वो खाली है। उसको पता है किस तरह से चेक करेंगे। अगर हमारे टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर के अंदर 0 है, तो इसका मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है। मतलब 3 पॉइंटर लग गया। और अगर आपके जो है वो वेरी गुड, अगर आपके फ्री पॉइंटर के अंदर 0 भी, तुमने बात जो जिस तरह से की है इसको हम कोड की तरह इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की बात, लेकिन इसको हम शो करेंगे। सर ये तो टॉप ऑफ द स्टैक तो 1 पर ही होगा ना, आपने 3 पर क्यों किया स्टैक में? तो फीफो होता है। तो चलो समझ में आ गया हमें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। फीफो उसके अंदर होता है, क्यू के अंदर होता है। चलें जी, एक्चुअल पार्ट, पुश की प्रोग्रामिंग यूजिंग यूनिटी। उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर वो डेफिनेटली ऐसा कर सकता है कि हमें वो बोले खाली इतना सा ये वाला सारा सीन दे दे और बोले कि प्रोसीजर पुश खुद लिखो। लेकिन यहाँ पे लकीली इसने पूरा उसने कोड करके दिखाया हुआ है, और आगे जाके वो कह रहा है पॉप की कोडिंग करो। तो पुश और पॉप की दोनों की कोडिंग को सेल्फ इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब दिखाकर सुडो को तुम लोगों को इस वजह से इसको समझाने की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको कोड भी करना होगा। तो जब हम पेपर 4 के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कोडिंग प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो उसमें फिर हम आंखें बंद करके सुडो कोड को देखकर या याद करके फिर लिखें। और अगेन अगर तुम्हें स्टैक की, पुश की, पॉप की कोडिंग समझ में आ गई, तो बाकी चीजें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी एडीटीज के अंदर। सारे एडीटीज के अंदर, स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में, बाइनरी ट्री में, जब भी कभी आप कोई वैल्यू इन पुश करोगे या ऐड क्यू करोगे, एन क्यू करोगे, या आप जो है इंसर्ट करोगे लिंक लिस्ट के अंदर या बाइनरी ट्री के अंदर करोगे, ऐड ट्री करोगे, तो हमेशा स्टार्टिंग के अंदर आपको एक चेक लगाना होगा इस तरह का। सबके अंदर चेक लगता है कि अगर फ्री पॉइंटर में 0 है तो इसका मतलब आपका स्टैक फुल है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ रिपोर्ट है, आप आउटपुट कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसकी रीजन ये है, थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड समझा देता हूँ, इसको बहुत से सुनिएगा क्योंकि नीचे वाली हमें प्रोग्रामिंग समझने में आसानी हो जाएगी। इसको सब अब एकदम फुल ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। देखो इसमें हम डेटा डालते ऐसे हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं फ्री पॉइंटर के पास कि भाई हमें अगला डेटा स्टोर कहाँ करना है। फ्री पॉइंटर कहता है यार 1 पे स्टोर कर दो। हम जाके 1 के ऊपर डेटा को कर देते हैं स्टोर। स्टैक 1 डॉट नेम के ऊपर हमने डेटा स्टोर कर दिया। बेसिकली स्टैक ब्रैकेट में फ्री पॉइंटर डॉट नेम क्या है, क्योंकि फ्री पॉइंटर बता रहा होता है हमें अगला डेटा स्टोर कहाँ करना। तो फ्री पॉइंटर का 1 पे जाके डेटा स्टोर कर दो। अब जहां पे हमने डेटा स्टोर किया उसके पॉइंटर की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। एहतियातन हम एक टेम्प पॉइंटर भी यूज कर लिया करते हैं। उसको हम किस तरह से करते हैं नीचे जाके देख लेंगे। हम फ्री पॉइंटर की वैल्यू को ही यहाँ पे अपडेट किया करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अब हमारे टॉप पे एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ये पूरा मैकेनिज्म इसी तरह से काम करता है। जहां पे डेटा स्टोर किया था उसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे कॉपी कर देते हो, ताकि ये अगली अवेलेबल स्पेस को पॉइंट करना शुरू कर दे। इसी तरह से जब तुम स्टैक 2 के ऊपर किसी नेम को स्टोर करोगे, फ्री पॉइंटर की वैल्यू उठा के टॉप में तो स्टैक को दे दोगे पहले, और फिर 2 पे तुमने डेटा स्टोर किया होगा तो 2 के पॉइंटर की वैल्यू 3 उठा के तुम दे दोगे फ्री पॉइंटर। इस तरह से वैल्यू अपडेट हो रही होगी। रीजन बताने की है कि करते 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 जब तुम स्टोर करोगे ना यहां पे डेटा इस जगह, तो तब फ्री पॉइंटर में 10 होगा। 10 तुम इसको दे दोगे, और जहां पे तुम डेटा को स्टोर करोगे तुम्हारा प्रोग्राम क्या करता है, जहां पे डेटा स्टोर करते हो उसके फ्री पॉइंटर की वैल्यू को उठा के तुम फ्री पॉइंटर को देते हो। तो तुम क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू उठा के फ्री पॉइंटर को दोगे तो फ्री पॉइंटर में क्या आ जाएगा 0। तो जब अगली दफा तुम पुश करने के लिए जाओगे और तुम्हें पता चलेगा फ्री पॉइंटर में तो 0 रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, रिपोर्ट एरर, स्टैक फुल। सही। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे ये सबसे पहले कंडीशन लगी हुई है। जैसे आपने प्रोसीजर पुश को कॉल किया, जैसे ही आप कोई एक वैल्यू लेकर आ रहे हो, सबसे पहले आपने चेक लगाया हुआ है कि अगर फ्री पॉइंटर के अंदर 0 हुआ तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे इस तरह का आउटपुट कर दें। ये भी सही लिखा हुआ चला, थोड़ा इसको कमेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। जब उसने भी इस तरह से कोई कमेंट्स लगाया है ना, ये सारे कमेंट्स, हाँ कोड का हिस्सा नहीं है,
तो हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रिंट स्टैक फुल। पता होना चाहिए अगर फ्री पॉइंटर में जीरो आएगा इसका मतलब स्टैक फुल। अगर इंडेक्स जीरो से शुरू हो रहा होता तो अगर फ्री पॉइंटर के अंदर -1 आ जाएगा तो इसका मतलब स्टैक फुल, जो भी नल वैल्यू। ऑलराइट, अगर फ्री पॉइंटर के अंदर जीरो नहीं है तो फिर हम ये वाला काम करें। अच्छा देखो, प्रोसीजर पुश किस तरह से चला करता है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से मेन प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू पुश करता है तो हमें पता जब पुश करेंगे ये इधर आएगा तो अली किस जगह पे स्टोर होगा आकर। तो stack point तो देखो अब चलाना शुरू करो, हमने पुश प्रोसीजर पुश को चलाना शुरू किया, मैंने पुश को दिया अली, तो ये प्रोसीजर पुश के पास अली किस वेरिएबल किस पैरामीटर में आके स्टोर होगा। in वाले एक पुश का मैंने कॉल किया ना, देखो पुश बना हुआ है, इस पुश का मैं कोई एक वैल्यू दे रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये तो पूरा प्रोसीजर बना हुआ है, इसका तो काम है कि इसका कोई भी आप नेम दोगे इसको स्टैक पे स्टोर करता है। अगर इसको कोई नेम दे रहा हूँ तो ये प्रोसीजर पुश किस पैरामीटर में इसको स्टोर करें, हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, देखो क्या लिखा, पुश के सामने क्या लिखा हुआ, में न्यू नेम इज द पैरामीटर। तो जो भी वैल्यू दोगे ना प्रोसीजर पुश को, वो इस न्यू नेम वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होगी, जो भी दोगे। हमने तो जनरेट प्रोग्राम बनाया है, तो सब डेटा के लिए चलेगा, तो न्यू नेम के अंदर आके एली स्टोर हो जाएगा। कमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है अगर फ्री पॉइंटर जीरो है तो ठीक है। ये वाली चीज चल गई। चेक लगाने के बाद फिर अब हम वैल्यू एंटर करने की तरफ जा रहे हैं स्टैक के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, बाकी कमेंट आप खुद पढ़ते रहिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे अब दोबारा खुद घर में जाके हेल्प ले लीजिएगा कमेंट से। सबसे आपने पहले क्या किया कि फॉरन तक करके आपने डेटा स्टोर कर दिया जो आपको दिया गया था। तो न्यू नेम के अंदर आपके पास अली, हमने अभी फिलहाल अली पास किया ना, तो न्यू नेम के अंदर अली है, वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक फ्री पॉइंटर के अंदर। सबसे पहले जो हमने देखा था हमारे पास वैल्यू थी, जो उसको हम रन कर रहे थे इस तरह से अभी बिल्कुल स्क्रैच से, इसके अंदर था जीरो, इसके अंदर था वन, इनिशियलाइज ऐसे हुआ था। तो फ्री पॉइंटर में होगा वन, तो वो क्या करेगा, स्टैक वन डॉट नेम के अंदर न्यू नेम को स्टोर कर देगा, तो अली उसने स्टोर कर दिया, ये काम हो गया। उसके बाद ये वाला काम, अच्छा हमेशा जब भी कभी बाइनरी ट्री करोगे, क्यू करोगे, इसमें भी यही हो, क्यू फ्री पॉइंटर डॉट नेम असाइन टू जो भी आपका पैरामीटर हो। बाइनरी ट्री के अंदर भी बीटी या जो भी बाइनरी ट्री है, जो भी उसका नाम है आपकी एरे का, उसके भी फ्री पॉइंटर डॉट नेम के अंदर, सही, इट गोज लाइक दैट। ये काम करने के बाद हम, ये भी बड़ा मशहूर काम एडीटी के अंदर होता है, फ्री पॉइंटर को हम बचा लेंगे एक और वेरिएबल के अंदर, उसका नाम हमने रखा हुआ है टेम्प पॉइंटर। तो हम यूज करेंगे टेम्प पॉइंटर, एक और वेरिएबल, और उसके अंदर हम इस फ्री पॉइंटर की वैल्यू को कर लेंगे सिर्फ, क्योंकि फ्री पॉइंटर को अपडेट करने के लिए जा रहे हैं ना, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे कॉपी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी जहां पे अभी भी हमने डेटा स्टोर किया उसको हम टेम्प पॉइंटर में फिलहाल स्टोर करते हैं फॉर द टाइम में। तो हमने ये काम किया, टेम्प पॉइंटर के अंदर फ्री पॉइंटर को सेव कर लिया, ठीक है। तो हम इसको, इस लाइन को रन कर चुके हैं और हमने इस लाइन को भी रन कर लिया, हमें लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज नजर आ रही है। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या किया कि देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हमने नेम स्टोर किया, उसको इस तरह से आपने अपने दिमाग में याद नहीं करना। जब भी किसी एडिटी को रन कर रहे हो, स्टैक के अंदर पुश चला रहे हो, सबसे पहले चेक करोगे कि फ्री पॉइंटर के अंदर जीरो या -1 नहीं है, नहीं है एल्स वाले पार्ट पे जाओगे। सबसे पहले जो तुम्हें पैरामीटर मिला हुआ है उसको तुमने स्टोर करना है स्टैक के अंदर, स्टोर करने के बाद फ्री पॉइंटर की वैल्यू टेम्प वैल्यू को देनी है, तुम्हें सर इसको याद नहीं करना है। उसके बाद क्या करोगे तुम, जहां पे डेटा स्टोर किया है उसके पॉइंटर की वैल्यू उठा के फ्री पॉइंटर को देनी है। तो अभी इस लेवल पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके स्टैक फ्री पॉइंटर में अभी वन है, फिलहाल वन है, स्टैक वन डॉट पॉइंटर, स्टैक ये वाला जो स्टैक है हमारा, इस स्टैक के, सॉरी दो दो चीजों को मैनेज कर रहा हूं तो आगे पीछे और ओके, इस स्टैक के वन के पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू, ये जो पूरी स्टेटमेंट है देखो उसको समझना है आपने। स्टैक फ्री पॉइंटर के अंदर वन है, डॉट पॉइंटर की वैल्यू आप फ्री पॉइंटर को दें, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, इसको यहां लाके एंटर करना, सही है। तो ये टू तुम्हारा कॉपी हो जाएगा इस जगह में, ये अपडेट हो जाएगा, सही है, अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। अच्छा, तो ये वाली लाइन भी रन हो गई, फ्री पॉइंटर तुम्हारा हो गया अपडेट।
उसके बाद हमें ये वाला काम भी तो करना था, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर को भी तो अपडेट करना था, क्योंकि अब ये 0 को पॉइंट नहीं करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। लेकिन आप इसके अंदर 1 ऐसे ही नहीं लिखोगे, आपने इसे सिस्टम में से निकालना है। कैसे निकालोगे कि आपने सबसे पहले क्या किया कि टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, अच्छा हाँ यार ये एक चीज मैं बताना भूल गया, ये बहुत, ये वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, दोबारा पूरा रिवाइज करवा। डेटा को आपने उठाया, आपने स्टैक फ्री पॉइंटर के नेम में स्टोर कर दिया, ठीक है, न्यू वैल्यू को या डेटा को। उसके बाद आपने क्या किया, फ्री पॉइंटर की वैल्यू के जाते हैं आपने एक टेम्प पॉइंटर के अंदर सेव कर दिया। फिर आपने क्या किया, जहां पे यानी कि स्टैक फ्री पॉइंटर पे जहां पे आपने डेटा स्टोर किया था, उसी के पॉइंटर की वैल्यू उठा के, ये वाली लाइन जिसमें मैंने अभी टिक लगाया है, स्टैक फ्री पॉइंटर के पॉइंटर की वैल्यू उठा के आपने डाल दी फ्री पॉइंटर के अंदर, ताकि आपका फ्री पॉइंटर अपडेट हो जाए। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है उसको आप स्टोर करोगे आपका जो स्टैक है जहां पे अभी अभी आपने डेटा स्टोर किया है उसके पॉइंटर के अंदर, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको स्टोर करनी है, इस जगह पे अपडेट करनी है आपको। ये बहुत जरूरी है। जब तुम्हारा आगे स्टैक 1 हो चुका होगा ना, तो इसका मतलब तब तुम 2 पे डेटा स्टोर करोगे, तो 2 के पॉइंटर के अंदर तुम्हारा 1 स्टोर होगा। ये हम पॉप के लिए यूज करते हैं वैल्यूज। ये जो हम जब पुश कर रहे होते हैं ना, तो जहां जहां भी डेटा पुश करते हैं उसके पॉइंटर के अंदर हम टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इसलिए डालते हैं कि जब बाद में जब कभी पॉप करेंगे तो उन वैल्यूज को उठा के हम यूज करेंगे दोबारा फ्री पॉइंटर को एडजस्ट करने के लिए। अभी फिलहाल इसको इस तरह से आप लो, जो मैंने एक स्टेप बताया, 2 बताया, 3 बताया, चौथा स्टेप क्या है कि आपने टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू उठा के, जो टॉप पॉइंटर है उसकी उठा के जहां पे डेटा स्टोर किया है उसके पॉइंटर के अंदर अपडेट कर देंगे। देखो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू स्टैक टेम्प पॉइंटर डॉट पॉइंटर से, टेम्प पॉइंटर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंटर को तो अपडेट कर चुका है, टेम्प पॉइंटर में 1 है ना, तो उसी के 1 पे उसने उसको अपडेट कर दिया। चौथा पॉइंट हो गया। लास्ट तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ये वाला 1 उठा के तुमने यहां देना, ताकि ये बताना शुरू कर दे कि भाई सबसे टॉप के बारे में सही चीज स्टोर हो चुकी है। पॉइंटर का काम 2 पे 1 कर है ना ये रहा। नहीं, अब इस वक्त एक वैल्यू पुश हो चुकी है। देखो जब तुम वैल्यूज को पॉप 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 कर रहे हो, इमेजिन जो वो लास्ट 1 को पॉप करेगा ना, तो उसका पॉइंटर उसको बताएगा कि यहाँ पे इसका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। प्लस इसके में एक चीज और भी समझ लेते हैं, मैं जल्दी से क्विक के अंदर एक वैल्यू और पुश करता हूँ। हम एक वैल्यू और जल्दी से पुश करते हैं इसी सिनेरियो के अंदर। हम पुश करते हैं जैन को कर देते हैं, ठीक है, जैन को पुश करेंगे, हमें वैल्यूज मिलेंगी इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा, नहीं होगा, नीचे जाएगा, स्टैक फ्री पॉइंटर डॉट नेम के अंदर सबसे पहले वो नेम को स्टोर कर देगा, फ्री पॉइंटर के पास जाएगा तो फ्री पॉइंटर बताएगा कि वैल्यू 2 है, स्टैक 2 के अंदर यहां इस जगह पे वो स्टोर कर देगा जैन, ठीक है। जैन स्टोर करने के बाद नीचे वो आएगा और फ्री पॉइंटर को बचा लेगा, फ्री पॉइंटर की वैल्यू 2 है, तो इस 2 को वो यहाँ पे टेम्प पॉइंटर के अंदर अपडेट कर देगा, टेम्प पॉइंटर 2 हो गया। फिर नीचे फ्री पॉइंटर को अपडेट कर देगा। फ्री पॉइंटर को अपडेट करने का तरीका क्या है, जहां पे अभी हमने 2 पे डेटा स्टोर किया, तो यहां पे वो क्या करेगा, स्टैक 2 फ्री पॉइंटर डॉट पॉइंटर ये वाली वैल्यू उठा के वो डाल देगा आपके इसके अंदर, यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद फिर उसने टॉप ऑफ द स्टैक की करंट वैल्यू 1 उठा के कॉपी कर दी यहाँ पे इस जगह पर, सही है। स्टैक टेम्प पॉइंटर में राइट नोट 2 है, स्टैक 2 के पॉइंटर के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डाल दी, और लास्ट में उसने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर टेम्प पॉइंटर यानी कि 2 उसने दे दिया यहाँ पे। तो अब ये देखो इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, 2 वैल्यूज अपडेट हो चुकी है, 0 1। ये जो अब है 1 पीछे प्रीवियस को पॉइंट कर, प्रीवियस किस वाले को पॉप करना है। अच्छा, ज़ैना ने एक क्वेश्चन किया कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि भाई हम एक लूप चलाएं और लूप चला के सारी वैल्यूज को 1 2 3 4 करके पुश रिकॉर्ड करना है। देखो वो तो एरे की जो है हो जाएगी पॉपुलेटिंग दी एरे, वो ये हो जाएगा कि पूरी एरे को भरना चाह रहे हो 1 से लेकर 10 तक। स्टैक का ये पर्पस नहीं है। स्टैक का पर्पस ये है कि आपने वैल्यू जितनी पुश करनी है उतनी वैल्यूज को आप पुश करें, जब जब पॉप करना है पॉप कर दें। टॉप ऑफ द स्टैक पे कितनी वैल्यूज रखी हुई, अनलाइक एरे को पॉपुलेट करना है, लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज को आपने कर दिया अपडेट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने 2 दफा पुश किया बस, लास्ट में आपने 2 दफा पुश करके छोड़ दिया, उसका मतलब होगा आलिया और ध्यान रखें, आपने कुछ टाइम के बाद 1 दफा पॉप किया, तो 1 दफा जो पॉप चलेगा वो सिर्फ स्टैक पे जो कि टॉप पे एक वैल्यू रखी हुई होगी वहां से पढ़ रहे हटा दें। फिर आपने उसके बाद 4 दफा पुश किया, पुश 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 पुश, तो 4 वैल्यूज को
अली के बाद जैन तो क्योंकि पॉइंटर पीछे जा चुका होगा, उसके ऊपर 4 वैल्यूज को पुश करके रख देगा, छोड़ देगा। इसमें ऑन डिमांड होता है, आप जब पुश करो तो एक वैल्यू को स्टैक में डाल दे और उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंटर्स को एडजस्ट कर दे। जब आप एक या दो दफा पॉप करो तो उतनी वैल्यूज को पॉप कर दे और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंटर्स को एडजस्ट कर दे, ताकि जब दोबारा पुश हो तो वो अपनी जगह पे वैल्यू पुश हो जाए। दैट इज द पर्पस। हमारा पर्पस यहाँ पे इस स्टैक एरे को फुल करना नहीं है, लोग चला वो इनिशियलाइज करते हुए यूज करेंगे, लेकिन दिस स्टैक एरे शुड बिहेव लाइक अ स्टैक, वर्क्स लाइक अ स्टैक। जब जब पुश करें तब तब वैल्यू स्टोर हो जाए, तब जब पॉप करें तब तब। तो ये आपका एक वर्केबल एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टैक है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अनदर प्रोग्राम्स इस एडीटी को जब एग्जीक्यूट होता है, रन करते हैं, यूज करते हैं, राइट? अब रिकर्जन मेरे साथ पढ़ोगे, रिकर्जन भी स्टैक पे यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। सो गुड क्वेश्चन है ना बेटा। ये पुश था, इस पुश के अंदर आप एक तीसरी चीज पुश करोगे तो आप देखोगे आपके पॉइंटर्स उसी तरह से एडजस्ट हो। थर्ड वैल्यू को पुश करोगे तो खुद ही तुम मुझे बता सकते हो क्या होगा। लेट्स सपोज हम पुश करते हैं कैप को स्टैक पे, तो मुझे बताओ कि इसके यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, कैप अपडेट हो गया। मुझे बताओ पॉइंटर्स किस तरह से एडजस्ट हो। पॉइंटर में 2 आ किस पॉइंटर के अंदर स्टेप स्टेप वाइज बताओ, किस पूरा प्रोग्राम लिखा उसी स्टेप उसी तरह से मुझे बताओ। सबसे पहले क्या हो, 3 पॉइंटर है वो 4 नहीं उससे भी पहले क्या होगा, कैप एक स्टेप पहले करके कैप को डाल दिया, हाँ बिल्कुल गुड। जहां पे डाला था उस सबसे पहले तो तुम टेम्प ये करोगी ना, दूसरा स्टेप तुम्हारा ये होगा, इसको तुम क्या करोगी, नहीं 2 तो पहले ही था ना ये। पीछे वाला तो टैप पॉइंटर में देखो मेरी बात समझ, इसको यूं देखो, मैंने तुम्हें मैं ट्रिक लगा के बता रहा हूँ बेटा, बाकी बच्चे भी सारी ड्रिल के अंदर ऐड हो जाए। ये काम मैंने कर दिया, कैप मैंने स्टैक 3.3 को पॉइंट कर रहा था, वहां पे मैंने स्टोर कर दिया नेम के अंदर 3.3, यानी कि स्टैक 3 के नेम के अंदर मैंने इस जगह पे कैप को स्टोर कर दिया। ये वाली लाइन मैंने रन कर दी। अब मुझे बताओ अगली लाइन में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। 3 पॉइंटर से 3 है वो टैप पॉइंटर तो टेम्प ऑर्डर में क्या स्टोर होगा, वेरी गुड, अगला स्टेप हो गया। उसके बाद मुझे बताओ क्या होगा, जो ये जो थर्ड इंडेक्स है इसका पॉइंटर इसको इंडिकेट करे वो की पॉइंटर, यानी कि प्री पॉइंटर में क्या स्टोर हो जाएगा, यानी कि स्टैक फ्री पॉइंटर के अंदर आप क्या स्टोर करोगे, स्टैक के फ्री पॉइंटर 3 को ही पॉइंट कर रहा था उसके पॉइंटर की वैल्यू, तो ये अपडेट होकर हो जाएगा। उसके बाद इसको अपडेट करने टैप पॉइंटर की वैल्यू अभी देखो, दोबारा देखो, किसकी वैल्यू आप किसको असाइन कर रहे हो, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर की वैल्यू असाइन कर रहे हो स्टैक, ये तो इंडेक्स कर रहा है ना मेरे को, टैब ऑर्डर में हमारे पास 3 है, स्टैक 3 के पॉइंटर के अंदर हम टॉप ऑफ द स्टैक के इस थर्ड के ऊपर जिसमें हमने अभी भी डेटा डाला है उसके पॉइंटर के अंदर हम क्या अपडेट कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, सही है। और लास्ट में हमने क्या किया, तो ये इस तरह से तुमने इसको ड्रिल करना, याद करना। मैं तो कहूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को जो है 1 से लेकर 10 तक, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए, इन लाइन ऑफ कोर्स को कुछ को दोबारा बार बार करो। सही, तो भाई ये था स्टैक का पुश। एवरीबडी एनी क्वेश्चंस एनी क्यूरी, क्योंकि अभी इसके फौरन बाद ही मैं तुम लोगों को उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, आपकी तरफ, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है कि आज की क्लास के बाद शाम में घर जाके इसको ऐसे ही बैठ के दोबारा रिवाइज कर। जो मैंने पर्पस यही था कि वो जो तुम्हें मैंने ग्रुप के ऊपर 4 पेजेस का वो पूरा ब्लैंक निकाल के इसलिए दिया था कि उसको घर जाके दोबारा करो, भैया लैपटॉप पे कर लो, अपने टैबलेट पे कर लो, कॉपी पे कर लो, उसको दोबारा बनाओ, स्टैक को दोबारा सारा इनिशियलाइज करो, दोबारा पुश की ये वाली ड्रिल करके देखो, उसके अंदर पीछे जाके वैल्यूज डाल के देखो, फिर पॉप के बोर्ड पे देखो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉप। अच्छा कि हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, तो इन वैल्यूज को देखकर हमें पॉप करने में भी आसानी होगी। यस सबूर, यू हैव रेज्ड हैंड, पूछो। सर वो वाला वापसी रिपीट करते हैं जो आप बता रहे थे, टेम्प पॉइंटर वाला। लास्ट वाली लाइन, जी सर, अच्छा चलो ये वाली बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट,
थोड़ा सा वर्क लग रहा होगा, मतलब बार बार करने वाला काम, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर इसको कर लो, क्योंकि ये चीज हमारी हमें काम आएगी हमारे बाकी एडिटीज के अंदर। सब इस पोजीशन में लेट्स सपोज मैं 3 वैल्यूज को पुश कर चुका हूँ, हम एक चौथा नेम पुश करने के लिए जा रहे हैं, सबूर। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सबूर तुम्हें मिल गया इस जगह में। इसको ऐड करो, कैसे करोगे? तुम्हारे पास ऐसे करंटली सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी तुम्हें नजर आ रही है। प्री पॉइंटर के अंदर इस वक्त 4 है, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर के अंदर इस वक्त 3 है, टेम्प पॉइंटर तो टेम्प पॉइंटर ही है,